लोकायुक्त साहब ने 76 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई लिखी थी, लेकिन सरकार में से अब जाके कुछ कम से कम 10-15 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वैट घोटाला है, शराब घोटाला है, 2 बड़े घोटालों को आप उजागर कर चुके हैं। क्या कभी आपको कोई धमकी वगैरह नहीं आई या कोई लालच वगैरह आपको नहीं दिया गया? नहीं, लालच का तो मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये आदमी किसी से कुछ नहीं लेगा। उसके बाद मेरे को हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मेरे पास 24 आवर्स के लिए 2 गनमैन हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कैथल में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जो सबसे बहुचर्चित जो घोटाले हुए हैं उनको उजागर किया है। एक बुजुर्ग हैं जो 60 प्लस उम्र के हैं और लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें जो शराब घोटाला हुआ था 10,000 करोड़ से अधिक का, उसके 9500 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ था, उसके साथ ही बता दें जीएसटी जो वैट घोटाला हरियाणा में सबसे बड़ा घोटाला जिसको कहा जाता है। इन सभी घोटालों को उजागर करने वाले हमारे साथ रघुवीर राविश जी मौजूद हैं जो गांव नीमवाड़ा से जो संबंध रखते हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू जी। जी रघुवीर जी, सबसे पहले आपका जो है परिचय जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपका इतिहास रहा, कौन बुजुर्ग थे आपके और कहाँ से आप रहने वाले हो? ऐसा ये हमारे बुजुर्ग थे ताराचंद, जिसने तारागढ़ को बसाया, गांव नीमवाड़ा बसाया और नरवल को बसाया। 3 वो की। हमारे बुजुर्ग मतलब किसी भी गांव के अंदर पंडितों को आधी ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने दान दी है। नीमवाड़ा तारागढ़ की भी सारी उन्होंने दे दी थी जी। अपने लिए मैं कुछ नहीं, एक इसने नरवल को दी हुई इन्होंने। जो भी सन 50 के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है। उस टाइम में 4 ट्रैक्टर होते, जिसमें एक हमारे बुजुर्गों के पास अपना होता था। सन 67 में गाड़ी होती थी। उस टाइम हमारे बुजुर्गों के पास, मेरे फादर के पास स्टैंडर्ड हर्ड गाड़ी होती थी। तो कोई भी ऐसा नहीं। सन 1960 के अंदर 25 साल की उम्र में मेरे फादर सरपंच बन गए। उसके बाद ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद करनाल के मेंबर है। 91 में 91 के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और उसके बाद ये क्या नाम मार्केट कमेटी कैथल के चेयरमैन रहे। जी जी। तो ये आपका इतिहास था। इसके बाद सर बात करें तो आप जो आरटीआई के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, कब से आप कार्य कर रहे हैं? मैंने 2007 से शुरू किया था, जब ये मेरे को ये पता लगा नहीं भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है सेल टैक्स के अंदर। सारा रोड साइड चेकिंग के कोई चलान है नहीं, कोई टैक्स नहीं लगा रहे, उसमें सारा का सारा आपस में मिल बांट के कह रहे। तो मैंने उससे आरटीआई मांगी। 2007 से शुरू की मैंने और अब तक कर रहा हूँ। जब लास्ट में जब ये सतवीर के उस पर जो हुई थी नहीं 867, तो मैंने उसमें कुछ था नहीं, तो मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने वहाँ अपने रिकॉर्ड दिया। उसके बाद ये 10,618 वैट घोटाला उजागर हुआ। तो रघुवीर जी, जो आपने जैसे कि वैट घोटाले की बात की, अभी फिलहाल कोर्ट में भी मामला चला हुआ है। प्रदीप रापड़िया अधिवक्ता है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उसकी पैरवी कर रहे हैं। आगामी डेट भी लगी हुई है। इसके साथ ही शराब घोटाला जो हुआ था, जो लॉकडाउन की बात करें या उससे पहले की बात करें 3-4 साल की, तो वो क्या मामला था, कैसे पकड़ में आया? ऐसे था जी, पानीपत के उधर कई डेथ हो गई थी नकली शराब से। उसके बाद एक यहाँ SIT गठित हुई थी, जिसमें TC गुप्ता ने वो जांच की थी। उसके बाद ये एक SIT श्रीकांत जाधव की, उसमें जा करके उन्होंने एक लेटर डाला, भाई जिसके पास भी जो भी कुछ हो नहीं हमारे को दो। तो मैंने अपनी उनको कंप्लेंट दी थी। उसके बाद इसमें 95 करोड़ रुपए का मतलब शराब का घोटाला है नहीं, 5 सालों का में जितना हुआ वो उजागर हुआ है। तो रघुवीर जी, शुरू से आप लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की। कितने अधिकारी जो भ्रष्टाचार मिले हैं आपने कम से कम 20-22 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई कराई? ऐसे है जी, SIT के अंदर लोकायुक्त साहब ने 76 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई लिखी थी, लेकिन सरकार में से अब जाके कुछ कम से कम 10-15 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो दो बड़े घोटाले सर, जो वैट घोटाला है, शराब घोटाला है, 2 बड़े घोटालों को आप उजागर कर चुके हैं। क्या कभी आपको कोई धमकी वगैरह नहीं आई या कोई लालच वगैरह आपको नहीं दिया गया? नहीं, लालच का तो मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये आदमी किसी से कुछ नहीं लेगा। मेरे पास इस तरह का लालच वाली तो कोई नहीं। वैसे बेशक कहीं भी अपनी सेफ साइड में कह दे वो तो ये करता है। मेरे इस तरह का कोई वो नहीं है मेरे ऊपर। उसके बाद मेरे को हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मेरे पास 24 आवर्स के लिए 2 गनमैन हैं। तो इसके बाद भी कोई आपको धमकी वगैरह आती है, क्योंकि आप बड़े बड़े मुद्दे उठाते हो बिल्डरों के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ जो GST चोरी करते हैं? कोई ऐसा मामला कोई आप जो है हमारे साथ साझा करना चाह रहे हो, किसी की धमकी आई हो? ऐसा है, कई बार वैसे मिस कॉल या कहीं बार ID करता हूँ जी।
एक दो बार जो आई मैंने उनकी कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन कार्रवाई कम ही करते हैं महकमा वाले जी। तो हाई कोर्ट से सिक्योरिटी मिली हुई है? हाई कोर्ट से मेरे को 24 आवर्स की सिक्योरिटी मिली हुई है। तो सर सबसे पहले जो शराब घोटाले की बात करेंगे हम, किस तरह से पकड़ में आया था? शराब घोटाला तो जब ये मेरे एक इन्होंने निकाल ली थी नहीं, यहाँ पानीपत कुछ आदमी मर गए थे 50-52, उस पे पहले जांच करवाई थी सरकार ने, टीसी गुप्ता एक दो ने की। उसके ऊपर फिर अनिल विज साहब ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें 5 आईपीएस ऑफिसर थे, जिनका मुखिया श्रीकांत यादव एडीजीपी था। तो उनके ने एक अखबार के अंदर वो दी थी, भाई किसी के पास कोई मुद्दा हो तो बताओ, तो मैंने उनको लिख के भेज दिया था। उसके बाद फिर अगर मेरा नाम पहले उजागर ही हो जाता तो ये प्रकाश कमेटी कभी के बन जाती, और ये इस पर एक टाइम बाउंड फिक्स कर दिया था 31 जनवरी 21 के अंदर ये सबमिट कर दी थी, लेकिन आज तक इसके पास पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने पीएम विंडो पे भी डाली, पीएम विंडो में वहाँ से एक लेटर चीफ सेक्रेटरी के नाम आया था, लेकिन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एज इट इज़ पेंडिंग पड़ी है जी। यानी आपका कहने का मतलब है जो आपने करोड़ों रुपए की शराब घोटाले का जो उजागर किया था मामला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हुई। तो अगले मुद्दे की अगर बात करें तो जो जीएसटी चोरी का मामला है, वैट घोटाला जो उजागर हुआ था, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट में काफ़ी अधिकारी भी जो है विभाग के गिल्टी होल्ड किए गए थे, उस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा में सबसे बड़ा चर्चित का मुद्दा रहा है। ऐसा है जी, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मतलब इस अभी लास्ट वाली डेट पे इन्होंने वो लिया है स्टेटस रिपोर्ट के लिए, 7 दिन पहले देने का। अभी जनवरी में तारीख लगी हुई है, देखते हैं क्या देते हैं जी। लेकिन जो एसएटी एसआरटी बनाई थी उसमें रिवीजन में केस लेने थे, उसमें भी कोई खास काम नहीं किया इन्होंने सारा। उसमें भी जो जिन अधिकारियों को लगाई थी उन्होंने उसमें भी मतलब घोटाला किया है, उसमें भी मतलब इन्होंने अपना स्वार्थ में काम किया है। अगली डेट क्या लगी हुई है, क्या स्टेट से? 24 या 25 जनवरी है मेरे को, मतलब एक्चुअली तो नहीं है 24 या 25 जनवरी। उसमें इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है सरकार की तरफ से, लास्ट चांस दिया था। मतलब अभी पता नहीं किसके पास केस जाता है उसमें। वो तो अपने चीफ जस्टिस बन गई, एक्टिंग चीफ जस्टिस, पता उसके पास तो नहीं है केस। उसने तो ये कहा था मैं या हमने करना पड़ेगा या आप कुछ करते हो। तो एजी साहब पेश हुए थे, उन्होंने ये बोला था जी हम आगे मतलब अगली तारीख पे वो दे देंगे। बड़ी मुश्किल से इनको एक चांस दिया था, देखते हैं क्या देते हैं। तो आपके जो अधिवक्ता हैं प्रदीप रापड़े द्वारा जो सीबीआई की जांच को भी मांग की हाई कोर्ट से? हाँ बिल्कुल, एक सीबीआई की जांच ही रहती है जी। मतलब छोटे छोटे केसों में सीबीआई की होती है, लेकिन इसमें कहीं ईडी तो इसमें काम कर रही है, ईडी भी कहती है, मतलब बाकी तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीबीआई के लिए नहीं। हम यही चाहते हैं सीबीआई को मार्ग हो, लेकिन सीबीआई को जांच नहीं दे रही सरकार। तो रघुवीर जी, जो ये टेक्निकल मुद्दे हैं, जीएसटी चोरी का हो चाहे शराब घोटाले का हो, ये मुद्दे कहाँ से आप लाते हो? मतलब कहाँ से सोर्स ऐसे पैदा करते हो? ऐसा है, मैं पहले राइस मिल चलाता था, बिजनेस था मेरा। जैसे सेल टैक्स को के बारे में मुझे नॉलेज थी, उस टाइम से मैंने एक ये पता लगा था कि भाई ये जो एक्साइज की चोरी के चक्कर में नहीं, सारा का सारा लोया है नहीं, नंबर 2 में आता है, बनता गाजियाबाद या उस साइड में यूपी में, लेकिन बिलिंग होती है एनआईटी फरीदाबाद से। मैंने ऐसा ही एक बिल्टी पकड़ी थी जिसमें डुप्लीकेट लगा हुआ था, क्यों वहाँ से गाड़ी आने के बाद बिल लग जाता है डुप्लीकेट्स। ये इनवार्ड लगता ये था, एक फार्म होता था सी फार्म नहीं, वो ST 38 बोलते थे या इस तरह, वो था वैट सी, जो भी था। अभी मेरे को ध्यान नहीं, पहले तो मेरे वो देना होता था, वो लगा हुआ था, डुप्लीकेट था। वो पकड़ के मैंने पहली कंप्लेंट 2007 में डाली थी, और उसके बाद फिर एक बार पकड़ा गया था। मतलब उसके ऊपर मतलब कोई जांच नहीं की। एक बार तो जैसे ETC के लिए मतलब पहुंच गई थी सीबीआई, लेकिन उसके बाद फिर अप्रोच हो गई, कुछ नहीं हुआ उसमें। मतलब सारा का सारा नंबर 2 में बनता है ये लोया। उसमें एक्साइज की चोरी का चक्कर में जो बिलिंग करते थे नहीं फर्जी, उनको ये थोड़ा बहुत दे देते थे। माल आता था गाजियाबाद से, लेकिन जैसे यार मिंटर लग जाए फरीदाबाद के, NIT फरीदाबाद के बिल लग जाते थे। यानी बॉक्स बिलिंग का जो मामला, बॉक्स बिलिंग का था वो सारा का सारा। जो बॉक्स बिलिंग देते थे उनको मतलब थोड़ा बहुत वो फैक्ट्री वाले दे देते थे पैसे, और उनकी एक्साइज बच जाती। जैसे 25 लाख है से एक्साइज जैसे बढ़ जाती है नहीं, फिर उस पर ज़्यादा रेट हो। कुल मिला के जो है अधिकारियों की मिली भगती थे, सरकार को चप्त लगाई जाती। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जैसे रोड साइड चलेंगे, दिल्ली से कोई गाड़ी चलती है, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बगैर अधिकारियों तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकती, जितना भी मतलब गाड़ी आती हैं। और यहाँ भी जितनी चेकिंग होती है उसके अंदर 2-2 हज़ार रुपये लगाए हुए हैं।
आधी तो खाली खाली बिल बुका मिली है, जैसे मैंने आरटीए में ली नहीं, चलान बुक खाली की खाली मिली हैं। उस पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी, रिकॉर्ड जैसे गुम कर दिया गया था, उसके भी ऊपर भी आज तक कोई भी कार्रवाई हुआ, 1 महीने में वो बंद कर दी थी कोर्ट। तो मतलब उसमें उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो एक आपने कंप्लेंट की थी उसका रिकॉर्ड जो है गुम कर दिया गया था, कैथल के कौन से वो अधिकारी थे जिनके खिलाफ आपने कोर्ट में जो है कार्रवाई के लिए जो डाला हुआ है, उनकी बेल भी हुई है, क्या मामला था वो? ऐसा था, उस एफआईआर के अंदर 5 अधिकारियों पर हुई थी। डीटीसी कमला चौधरी, आरकेएन ईटीओ, एक ये क्या नाम शिव कुमार, अब तो एईटीओ है, उस टाइम डीटीआई होते थे, एक एएन मलिक एईटीओ, और उसके सतवंत कौर थी सीसी, मतलब कलरक थी। 5 के हुई थी। वो एसीएस का लेटर दिखा के, जो एसीएस से ऑफिस से इशू भी नहीं हुआ, मतलब मैंने आरटीए में लिया तो वो उनका ये जवाब है, ये लेटर हमारे सीसी ने, उसका हवाला दे के सारी गलत लिख के वो सारा का सारा वो क्लोज कर दी थी, मतलब। और एफआईआर जो है वो रद्द कर दी थी बिल्कुल। अब भी दोबारा से अपने डीटीसी साहब ने 2 लेटर लिखे हैं, एक मेरे ख्याल 9 महीने में, एक अभी लिखा था, उस पर भी कोई अभी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे। तो उसमें पुलिसकर्मी भी कुछ संलिप्तता पाई थी? ऐसा है, मैंने वो उसका केस डाल दिया था इसके अंदर, कोर्ट के अंदर, उसमें प्रूव हो चुका है, दोनों बेल पे हैं जिन्होंने बंद की थी। कौन अधिकारी थे वो? एक तो अशोक कुमार है, आजकल डीएसपी हिसार हैं, उस टाइम में एसएचओ थे। एक उदयवीर सिंह रिटायर हो चुका है, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि कोर्ट में प्रूव हो गया। अब भी यहाँ से मैंने ये सीए विंडो लगाई हुई है, बार बार गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है। क्या किया था इन्होंने, क्या किया था पुलिस वालों ने? इन्होंने एक एसीएस का लेटर और 2 एक लेटर था है, तो उसका क्या नाम है, ईटीसी का, पंचकूला का, जिसने लिखा था नहीं कि इस पे एफआईआर कराओ, जिस लेटर के ऊपर एफआईआर नहीं, उसमें कुछ उस लेटर को बीच में तरोड़ मरोड़ के डेट जैसे इकट्ठी कर दी, सारा वो इकट्ठा करके काट छांट का मामला, छांट करके उसमें कुछ और दिखाया लेटर के अंदर है। मैंने ये कहा है, जैसे ये गलत भेजते नहीं जी, आप इनसे अपलोड कराओ एटीआर में तीनों लेटरों को, उसमें पता लग जाएगा किस लेटर ने किस अधिकारी से किस विषय में लिखा है। जो एसीएस का लेटर दिखाया है नहीं, वो मैंने होम को लिखा था, लोकल को, वो मेरी कंप्लेंट एसीएस होम ने डीजीपी को लिखी थी, उसी लेटर को तरोड़ मरोड़ के है ना, वो एसीएस एक्साइज एंड टैक्सेशन का दिखा दिया। यानी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये 2007 से जो आप चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाएं कि ये जो चिट्ठे हैं, इसमें पता नहीं कितने करोड़ों का जो है चोरी पकड़ी गई है। ये शिकायतें की कॉपी हैं, आरटीआई के जो जवाब हैं, इनमें जो है राजस्व की जो चोरी की गई उन सभी के दस्तावेज हैं। रघुवीर जी जो है 3-4 गुना, इससे 3-4 गुना और मेरे पास पड़े हैं सारे आरटीआई से लिए हुए जी। हाँ जी। तो सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? इतने आपने मुद्दे जो करंट, हम काफ़ी मुद्दे वैसे उठाए, आपने सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। वैट कोटा मुद्दा तो मैंने बॉक्स सी फार्म का भी उठाया है जी, जो बिल्कुल क्लियर है, उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट भी हुई थी। मैंने बॉक्स सी फार्म का था, वो भी प्रूव हो गया था, लेकिन सरकार कार्रवाई तो कुछ नहीं कर रही है। इससे ऐसा है, इससे सरकार का मतलब पब्लिक के लिए रेवेन्यू इकट्ठा होगा। 80% तो रेवेन्यू यहीं से आता है, जिससे डेवलपमेंट होगी। सरकार को कर्जा लेने की जरूरत नहीं, कितनी डेवलपमेंट कर लो, पब्लिक को ही फायदा होगा। आज क्यों चाहते हैं ऐसा, मतलब आप क्यों कर रहे हो ऐसा काम? क्या आप मानते हो कि सरकार को बेनिफिट क्यों पहुंचाना चाहते हो? सरकार तो पब्लिक के लिए, एक बात है, उसको पब्लिक को फायदा मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। मेरे को भी पेट्रोल पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, अगर इधर उधर से मतलब आ जाता है। ये सरकार में टैक्स कहाँ से आ रहा है? जैसे इसमें से आ रहा है पेट्रोल पे, तो ये मेरा फिक्स आएगा, बंधा हुआ। जहाँ चोरी होती है तो चोरी हो रही है, या तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स पे या उस पे जा रही है, सारी की सारी पब्लिक को नुकसान है। आम पब्लिक को सारी चीज़ें महंगी मिल रही है उससे। तो लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सरकार को आप कहना चाहेंगे? जो मुद्दे आपने 3 मुद्दे उठाए हैं आपने, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जी, आप मतलब इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो और रेवेन्यू की कलेक्शन करे जाए, और ताकि इससे पब्लिक को फ़ायदा हो। मैंने एक और था, जैसे पब्लिक, उसमें मैंने उठाया था, यहाँ अपने जो अपने ये करते निशानदेही होती है नहीं, यहाँ नाप शनाप पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने तो फिक्स करवाए यहाँ 7,500 रुपये ज़मींदारों के लिए। लेकिन अब भी ऐसे मतलब ज़मींदारों से तो मोटे पैसे लिए जा रहे हैं, सारा मिली भगत में चलता है। कोई मेरे जैसा तो लड़के बेशक 7,500 में करवा लो। मैं तो पब्लिक के लिए मुद्दे उठाता हूँ।
पब्लिक के लिए। हाँ बिल्कुल पब्लिक के लिए। मेरे कोई इच्छा नहीं है, मतलब मेरी जो भी हमारे तो जो बुजुर्गों से आई वही है। मेरे पास होता तो हम पहले भी क्या थे और अब भी क्या है ये पता कर लो। रघुवीर जी, एक बात जानना चाहूँगा, आपने इतने मुद्दे उठाए हैं, सरकार का इतना राजस्व जो है फ़ायदा आपने पहुँचाया है, कोई सरकार की तरफ से प्रोत्साहित आपको किया गया हो, सीएम की तरफ से, कोई विभाग की तरफ से आपको कोई प्रोत्साहित किया हो? नहीं, हमारे तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं, उल्टा हमारे को तो मतलब ये तो पता है सभी को कि ये आदमी पैसे नहीं लेता, लेकिन कहीं आरटीआई जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन में जाते हैं, वहाँ पीछे से तो बोल के आते हैं तो जी इस वास्ते कर रहे हैं, और लेकिन मेरे पास कोई मतलब वो नहीं, सारा महकमे को पता है ये आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। तो धन्यवाद बहुत। थैंक यू। तो ये थे जो है 67 वर्षीय रघुवीर सिंह, जो 2007 से लेकर अब तक जो है आरटीआई के तहत जो है बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, सबसे पहले वैट घोटाले की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बहुचर्चित और सबसे बड़ा घोटाला जो है वैट घोटाला जिसे हम कह सकते हैं, वो इन्होंने उजागर किया था, जिस संदर्भ में अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो केस चला हुआ है, और तख्त जो है टिप्पणी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट द्वारा भी जो की गई है सरकार को कि इस पर हमें खुद ही संज्ञान लेना पड़ेगा, और सीबीआई की जांच करने की लगातार इनकी मांग रहती है। उसके बाद दोबारा दूसरे मुद्दे की अगर बात की जाए तो शराब जो घोटाले का था वो इन्होंने उजागर किया था, जिसमें भी कई करोड़ रुपए जो है उसका भी राजस्व नुकसान पहुंचाया था। तीसरा मुद्दा सी फार्म का था। इस तरह के न जाने कितने मुद्दे ये उठा चुके हैं, और अब इनकी 67 साल की उम्र हो चुकी है, परंतु अब भी आप देख सकते हैं कितना जुनून है, कितना जोश है। ये कागज आप देख सकते हैं, ये गवाह है इनकी जो मेहनत है, लगातार ये कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। सरकार का इनका एक ही मकसद है कि सरकार का जो रेवेन्यू है उसको, जो जीएसटी चोर हैं, जो सरकार की जो चोरी करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। परंतु बड़े दुख की बात है, इन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जो है दोषी अधिकारी कहीं ना कहीं बच जाते हैं, सेटिंग करके कह लीजिए, या फिर अपने जो अधिकारों का मिसयूज करके कह लीजिए। इस तरह के कहीं ना कहीं बचाने वाले भी उनके साथ खड़े होते हैं, परंतु लगातार इनकी हिम्मत इस उम्र में भी एक युवा से कम नहीं है, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार इनकी जंग जारी है। ये थी हमारी विशेष मुलाकात जो है रघुवीर रावी से, जिन्होंने कई बड़े मुद्दों को उजागर किया है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।